हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 19th ऑफ मई टू 24th ऑफ मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर बार मैं बताता हूं, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही साथ चीजों को एनालाइज करें। और अगर आपको ये पूरा एफर्ट हमारा पसंद आता है तो अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप इस पूरे सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसके साथ साथ अगर आपको ये पूरा वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन यानी प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस हम लोग देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर का फर्स्ट न्यूज हमने देखी थी, लद्दाख का जो एनुअल फेस्टिवल है उसका नाम है मोनलैम चैनमो, ये स्टार्ट हो गया है। तो लद्दाख का एक एनुअल फेस्टिवल है जिसका नाम है मोनलैम चैनमो। और ये बात आपको एज इट इज ध्यान रखनी थी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि फेस्टिवल से रिलेटेड प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था नागालैंड का, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बताया था, साथ ही साथ मैंने आपको एक आसाम का फेस्टिवल बताया था, है ना। तो इन तीनों के फेस्टिवल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था, जिनमें से एक मैं आपको नागालैंड का बता देता हूं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो ध्यान रखना है। नागालैंड का जो फेस्टिवल है उसका नाम है सिंघी चाम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एज इट इज सिंघी चाम। ये जो फेस्टिवल है कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है अपने आप में, ये फेस्टिवल नागालैंड का है, तो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बताया था और असम का। तो आपको अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए और वहां से आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। कई इंपॉर्टेंट मैंने फेस्टिवल वहां पे आपको बताए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई जिसका नाम क्या है, समुद्र शक्ति 23। तो एज इट इज प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की बायलैटरल एक्सरसाइज कौन सी है, ऐसा करके आपको चार ऑप्शन दे सकता है। इसके अलावा आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि समुद्र शक्ति 23 ये किन कंट्रीज के बीच में ऑर्गेनाइज की जाने वाली एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहां आयोजित की गई, तो ये बाटाम इंडोनेशिया में ये आयोजित की गई है। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी थी। तो मैंने ये वाली बातें ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा बात करते हैं मनोज सोनी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एमपीपीएससी के अगर एस्पेरेंट्स हो या फिर किसी भी बड़े एग्जाम, चाहे आप एसएससी की बात कर लें, किसी भी एग्जाम या यूपीएससी की ही आप बात कर लें, तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है, मनोज सोनी। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको एज इट इज ध्यान रखना है। यूपीएससी के चेयरमैन जिनका नाम क्या है, मनोज सोनी। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। इसके अलावा इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन, यूपीएससी एक बॉडी है या यूपीएससी या स्टेट पीएससी एक बॉडी है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 315। ये वाली बात भी मैंने आपको बताया था। 315 से 323 तक आपको पूरा आयोग के कार्य, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, है ना, सारी चीजों के बारे में आपको वहां पर पता चलता है। तो इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स पर भी आपको ध्यान देना था। तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज थी हमारी, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया है रवनीत कौर एज अ सीसीआई चेयरपर्सन। सीसीआई क्या है? सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे आप बोलते हैं, उसके नए चेयरपर्सन कौन बन गई हैं? तो नई चेयरपर्सन बन गई हैं रवनीत कौर। एज इट इज आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक मार्शल आर्ट फेस्टिवल के बारे में हमने बात की थी। मार्शल आर्ट फेस्टिवल कह रहा हूं, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, है ना, जिसे 37th नेशनल गेम्स जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, इसमें पहली बार गटका मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। गटका या गतका मार्शल आर्ट, ये पर्टिकुलरली मार्शल आर्ट प्रतिस्पर्धा सिख कम्युनिटी के लोग खेलते हैं। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। मार्शल आर्ट है गतका मार्शल आर्ट, और इसे 37th नेशनल गेम्स में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसके साथ ही साथ ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, तो ये गोवा राज्य में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि एशियन टूरिज्म फोरम 2024 का कहाँ, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो लाओस एक कंट्री है। मैंने आपको बताया था साउथ ईस्ट कंट्री है, तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाओस के बारे में मैंने आपको बताया था, कई डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी कि एशियन टूरिज्म फोरम 23 कहाँ आयोजित किया गया। 23 जैसे कि मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया में, और 22 ये कंबोडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपको ये वाली बात एज इट इज ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपको चीजें मैंने आपको वहां पर कराई थी, तो सारी चीजें आप कहां से कवर करेंगे, तो ये इसकी बाकी सारी चीजें आप कवर करेंगे प्रीवियस लेक्चर में आपको सारी चीजें एज इट इज मिल जाएंगी। तो एज इट इज आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्जुन राम मेघवाल को रिप्लेस करते हुए, अर्जुन राम मेघवाल ने किरण रिजिजू को रिप्लेस करते हुए एज अ लॉ मिनिस्टर ज्वाइन किया है, या लॉ मिनिस्टर बन चुके हैं। ये हैं हमारे किरण रिजिजू साहब, और ये हैं हमारे अर्जुन राम मेघवाल साहब, है ना। अर्जुन राम मेघवाल को नया यूनियन लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन राम मेघवाल में क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही बताऊंगा। अर्जुन राम मेघवाल क्या बन गए हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर। ये क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि इसके पहले अभी तक किरण रिजिजू ये थे यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, लेकिन अभी कौन बन गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में फंस गए। इस वजह से कई ऐसे बयान लॉ के फील्ड में दिए हैं इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट जजेस से बहस हुई है इनकी। इस वजह से इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के अब ये कौन से मंत्री हो चुके हैं, तो ये पर्टिकुलर यूनियन कैबिनेट के अब नए मंत्री हो गए हैं। उनका कैबिनेट आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूं उनका कैबिनेट क्या है। उनका कैबिनेट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उन्हें दे दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, किरण रिजिजू अब कौन सा स्थान संभालने वाले हैं, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आप संभालेंगे। तो दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी थी, मैं आपको बताता हूं वो क्या क्या है। पहली चीज आप ध्यान रखेंगे क्या, पहली चीज जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्जुन राम मेघवाल क्या बन गए हैं, यूनियन लॉ मिनिस्टर। इसके अलावा किरण रिजिजू के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। किरण रिजिजू को अब क्या मिल गया है, तो आपको ध्यान रखना है, इनको मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। तो दोनों बातें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लॉ मिनिस्टर भी आप ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी आप ध्यान रखेंगे, किरण रिजिजू साहब को मिला है। ठीक है, तो यही दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर स्लाइड में। बाकी सारी चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि ये जो अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं, ये पॉलिटिशियन है कहां के, तो राजस्थान के ये पॉलिटिशियन है एक प्रमुख। इन्हें इसके पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट कल्चर दिया गया था। इसके अलावा अब ये बन गए हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट में आ गए हैं और लॉ मिनिस्टर इन्हें बनाया गया है। तो अर्जुन राम मेघवाल का नाम आपको एज इट इज ध्यान रखना है। तो यही सारी बातें आपको कहां पर मिल जाएंगी, यहां पर हिंदी में भी मिल जाएंगी। तो एज इट इज आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहां पर हम लोग फिर भी देख सकते हैं कि उन्होंने 2016 से 17 तक केंद्रीय राज्य मंत्री और वित्त मंत्रालय के रूप में भी काम किया है। उन्होंने किरण रिजिजू का स्थान लिया है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभालेंगे। तो एज इट इज ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में के मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो किरण रिजिजू साहब, और लॉ मिनिस्टर कौन बन गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं। कर्नाटका में रिसेंटली विधानसभा के इलेक्शंस हुए। उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के सिद्धरमैया को बनाया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, और डीके शिव कुमार इन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो कर्नाटका राज्य में रिसेंटली इलेक्शन हुए, वहां पर जो सीएम बने हैं या मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो सिद्धरमैया। आपको एज इट इज ध्यान रखना है, सिद्धरमैया और सिद्धरमैया। इसके अलावा डिप्टी सीएम कौन बने हैं, तो डिप्टी सीएम बने हैं आपके डीके शिव कुमार। तो एज इट इज ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पर्टिकुलर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्या है, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्नाटका के नए सीएम कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है सिद्धरमैया साहब बने हैं। इनकी इमेज यहां पर है, आपको देखने को मिल रही है, और ये हैं आपके डीके शिव कुमार साहब। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है क्या, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है उनमें ये पूछी जा सकती है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रिसेंटली इसे मंजूरी दी, जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना या चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। इसका मेन एम क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी अनएम्प्लॉयड यूथ को, यानी कि बेरोजगार युवकों को राज्य के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने का इनका पूरा उद्देश्य है, या इस स्कीम का पर्टिकुलरली उद्देश्य है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत पर्टिकुलरली क्या की जाएगी, तो ट्रेनिंग दी जाएगी पर्टिकुलरली युवकों को, जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें 700 से प्रकार की प्रकार के काम सिखाए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। और फिर साथ ही साथ उन्हें कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, यानी कि उसको वो ट्रेनिंग करने के दौरान ही उन्हें 8 से 10 हजार रुपए है ना दिया जाएगा। पर्टिकुलरली आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो जिस तरह से उनकी क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से ये निश्चित किया जाएगा या सुनिश्चित किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जो कि गवर्नमेंट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है स्कीम। पर्टिकुलरली किसके लिए, तो अनएम्प्लॉयड यूथ को यानी बेरोजगार युवकों को टारगेट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लाई गई है। इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या किया जाएगा, तो इस पर्टिकुलर स्कीम में एमपी में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे हम लोग बात करें मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल, हॉस्पिटल सर्विसेज, आईटीआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमई इंडस्ट्री, तो जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज है इनके डिफरेंट डिफरेंट काम सिखाए जाएंगे युवकों को, और उस ट्रेनिंग के दौरान ही उन पर्टिकुलर युवकों को योग्यता के अनुसार 8 से 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कौन कौन इसके लिए अप्लाइड है, तो ऐसे एप्लीकेबल है, मतलब कौन से ऐसे यूथ हैं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इन पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसे यूथ जिनका 12वीं कंप्लीट हो गया है, आईटीआई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने कर लिया है, वो सभी इस पर्टिकुलर स्कीम में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया कि पार्टिसिपेंट्स को, यानी जो भी पार्टिसिपेंट्स या ट्रेनी होंगे उन्हें मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर योजना रिसेंटली लाई गई है। ये पर्टिकुलर स्कीम में इस पर्टिकुलर स्कीम में पर्टिकुलरली पंजीयन कब से प्रारंभ होगा, तो 15 जून 2023 से इसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं या पंजीयन करा सकते हैं। साथ ही साथ 15 जुलाई से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 15 जुलाई 2023 से इसका प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ 1 अगस्त से युवा जो है काम सीखना शुरू कर देंगे। तो एज इट इज बात आप ये सारी ध्यान रखेंगे, तो ये सारी बातें आपको एज इट इज हिंदी में भी मिल जाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पर्टिकुलरली स्लाइड में आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, और आपको ये योजना ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ये किस सेक्टर को टारगेट करती है, तो ये ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली कब से ये स्टार्ट हुई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना, आपको एमपी के डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो न्यूज क्या है चलिए देखते हैं। भोपाल बिकम्स द फर्स्ट सिटी टू मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सतत विकास। सतत मतलब क्या, लगातार विकास के क्षेत्र में या गोल को टारगेट को पूरा करने के लिए किसने सबसे अच्छा काम किया है, किस शहर ने सबसे अच्छा काम किया है, उस शहर का नाम है भोपाल। तो भोपाल पहली सिटी है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस को आंका है या मेजर करने की कोशिश की है। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है ऐसी सिटी, ऐसा शहर जो कि लगातार सतत विकास कर रहा है। विकास करने के साथ साथ वो किस लेवल पर विकास कर रहा है उसका एक आंकड़ा रखना, उसका एक पैमाना रखना। ये काम करने वाली पहली सिटी कौन सी है, तो यह काम करने वाली पहली सिटी है आपकी भोपाल। ठीक है, तो कई लोगों की फेवरेट होगी, कई लोग घूम के भी आए होंगे वहां भोपाल। ठीक है, तो आपको एज इट इज ये ध्यान रखना है। इसके अलावा उनका यानी भोपाल में जो पर्टिकुलरली रिव्यूज लिए गए सतत विकास के, इसमें लोकल गवर्नमेंट का क्या कहना है, तो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर काम करना है ना। साथ ही साथ 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा को पूरा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये जो पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, ये लोकलाइज्ड करता है किसके लिए, यूनाइटेड नेशन मैंडेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम के तहत ये पर्टिकुलर योजना चलाई जा रही है पूरे देश में। ठीक है, तो इसका विकास कब तक करना है, तो 2030 तक एजेंडा को प्राप्त करना इस प्रमुख गोल का उद्देश्य रहा है। और जिसमें भोपाल ने पहली बार ऐसा किया है कि उसने अपने सतत विकास को
प्रतिदर मापने की कोशिश की है, तो पहली सिटी कौन सी हो गई? भोपाल। तो एज इट इज बात आप ये ध्यान रखेंगे। इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और लर्निंग को बढ़ावा देना। ठीक है, इनहेंस करना, अकाउंटेबिलिटी को इनहेंस करना या ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स को लाना, है ना, सिविल सोसाइटी या प्राइवेट सेक्टर को का डेवलपमेंट करना, है ना। तो ये पर्टिकुलरली इसका उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने लॉन्च किया है ऑपरेशन करुणा। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड एड टू म्यांमार। म्यांमार में रिसेंटली हुआ क्या? म्यांमार में रिसेंटली एक साइक्लोन, एक चक्रवात ने हिट किया उसकी तटीय भागों पर, जिसका नाम क्या था? साइक्लोन मोचा। साइक्लोन मोचा, एज इट इज आप ये भी ध्यान रखेंगे, साइक्लोन मोचा, मोजा नहीं है, ध्यान रखना, मोचा है। ठीक है, तो मोचा साइक्लोन ने म्यांमार को हिट किया, म्यांमार के कोस्टल एरिया को हिट किया। वहां पे राहत कार्य पहुंचाने के लिए, वहां पर राहत कार्य पहुंचाने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, म्यांमार आपको ध्यान रखना है, म्यांमार में कौन सा, आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार में किस साइक्लोन ने हिट किया है? तो म्यांमार के तटीय कोस्ट पर साइक्लोन मोचा ने हिट किया है और इस पर इंडिया ने एक्शन लेते हुए वहां पर राहत कार्य पहुंचाने के लिए, ये राहत कार्य पहुंचाने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन करुणा। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही सारी बातें आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं किस 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 जहाज ने इस ऑपरेशन को पूरा किया है? तो जहाज शिवालिक, कॉमोटा 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 और सावित्री सावित्री ने यह राहत कार्य पहुंचाया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, यूएनईपी सजेस्ट measures to reduce 80% of world plastic pollution by 2040। हुआ क्या है इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिसेंटली क्या किया है? रिसेंटली एक रिपोर्ट बनाई है, एक रिपोर्ट तैयार की है कि अगर कंपनियां और देश मौजूदा तकनीकों का उपयोग करके नीति और बाजार में बदलाव करते हैं, तो 2040 तक देश भर में या दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण में 80% तक की कमी देखी जा सकती है। इनका कहना क्या है? यूएनईपी का मुख्य उद्देश्य है पॉल्यूशन को कम करना, रिडक्शन करना। पॉल्यूशन में कितना प्रतिशत रिड्यूस कर लेंगे अगर सारी कंपनियां या नई तकनीकों का उपयोग करती हैं, है ना, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं, तो पूरा देश और पूरे विश्व में 2040 तक 80% तक पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। ऐसा कहना है किसका? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर करता है और महासागरों को दूषित करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। प्लास्टिक प्रदूषण, जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं या जितने भी प्लास्टिक प्रदूषित चीजें हैं, ये सारी चीजें महासागरों को दूषित करती हैं, साथ ही साथ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को कमजोर करती हैं। माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति उपभोक्ता उत्पादों और औद्योगिक कचरे के निपटान और टूटने के परिणाम स्वरूप छोटे टुकड़े मानव खाद्य श्रृंखला में तेजी से पाए जाते हैं। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है यूएनईपी ने रिसेंटली मेजर किया है, ये बताया है कि कंपनियां या डिफरेंट देश, जो भी अलग अलग कंट्रीज हैं, वो सारी कंट्रीज अगर नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो प्लास्टिक पोल्यूशन जो कि अपने पोल्यूशन का हमारे देश में या विभिन्न देशों में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है, उसे 80% तक 2040 तक कम किया जा सकता है, रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कन्फर या नवाजा गया है हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी एंड पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दो कंट्रीज हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिजी कंट्री की। तो फिजी कंट्री को हम लोग देख लेते हैं मैप में। ये आपका दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। ठीक है, आज के टाइम पर ओशिनिया अलग हो चुका है और यहां पर आपको पपुआ न्यू गिनिया और यहां पर आपको फिजी देखने को मिल जाएगी। तो ये दोनों कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब मैप देखते हो, वर्ल्ड मैप है ये आपका, वर्ल्ड मैप में आपको चीजें आसानी से समझ में आती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया
ओशिनिया कॉन्टिनेंट में पपुआ न्यू गिनिया और फिजी नाम की दो कंट्रीज हैं। यहाँ के दो प्राइम मिनिस्टर, यहाँ अलग अलग प्राइम मिनिस्टर, ये पर्टिकुलर जो कंट्री है ये आइलैंड कंट्रीज हैं, लगभग 300 आइलैंड से मिलकर बनी एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, फिजी। और अगर बात करें हम लोग पपुआ न्यू गिनिया, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ इसके साथ भी सीन है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप थोड़ा सा मैप देखें तो मैप में कहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका मिडिल ईस्ट, ये है आपका एशिया, और एशिया के अंतर्गत ही ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इसके अलावा ये है आपका यूरोप, यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका सेंट्रल अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। तो आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए थोड़ा बहुत वर्ल्ड मैप का, इस वजह से हमने इसको कवर कर लिया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं अपनी न्यूज के बारे में। ठीक है, तो ये जो पूरा मैप है आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और पीडीएफ में आप आसानी से चीजों को देखें। जब आप देखेंगे कोई चीज तो तभी आपको चीजें समझ में आएंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्फर किया है विद द हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी एंड पपुआ न्यू गिनिया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री को नवाजा गया है फिजी के और पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री द्वारा वहां के अवार्ड से। सबसे पहले बात करते हैं फिजी की। फिजी की अगर हम लोग बात करें तो फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितिवेनी राबुका। सितिवेनी राबुका फिजी के प्रधानमंत्री हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने ग्लोबल लीडरशिप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा है। द कंपेनियन ऑफ द फिजी से नवाजा है। जबकि पपुआ न्यू गिनिया के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा है किसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि दो कंट्रीज हैं फिजी और पपुआ न्यू गिनिया, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा है वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से या सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर के द्वारा। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली पपुआ न्यू गिनिया और फिजी क्यों गए थे, तो इस वजह से उनका विजिट रहा है भारत प्रशांत द्वीप सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस दौरे पर हैं पर्टिकुलरली। तो अगर बात करें तो थर्ड इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट को विजिट करने के लिए इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिजी और पपुआ न्यू गिनिया गए थे। तो ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज, आप ध्यान रखें क्योंकि विजिट से रिलेटेड प्रश्न भी कई एग्जाम में देखने को मिले हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की। तो ये हो गया हमारा मैप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया है महात्मा गांधी का एक स्टैचू जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। कहां, हिरोशिमा में। हिरोशिमा कहां है, हिरोशिमा आपका किस कंट्री में है, तो जापान में है हिरोशिमा, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी का स्टैचू अनवील किया है। ये पर्टिकुलर जो स्टैचू है इसे किसने बनाया है, तो रामवंजी सुतार ने बनाया है। रामवंजी सुतार ने इसे बनाया है। ठीक है, रामवंजी सुतार की बात करें, रामवंजी सुतार की अगर हम लोग बात करें तो ये एक आप बहुत ही जबरदस्त स्टैचू महात्मा गांधी का देख ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे भारत में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके आर्किटेक्ट भी कौन है, रामवंजी सुतार साहब है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में ये मौजूद है। इसके अलावा दूसरा कौन सा स्टैचू है जो कि बहुत फेमस है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बनाया गया है। कहां बनाया गया है, बैंगलोर कैंपेगौड़ा बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ये पर्टिकुलरली स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया है, रामवंजी सुतार ने बनाया है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूज की बात करें तो भारत और जापान के बीच मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा भेंट की गई है, जिसका अनावरण रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिरोशिमा में किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, और एक बात और हम लोग बात कर लें तो हमने बात की रामवंजी सुतार के बारे में। रामवंजी सुतार जी को पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। तो एज इट इज ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर मिली है, यानी कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जेवलिन थ्रोवर कौन है, तो नीरज चोपड़ा साहब अब बन गए हैं। इन्होंने किसको पीछे किया है, तो सेकंड रैंक रही है एंडरसन
एंडरसन पीटर जो कि ग्रेनेडिया के हैं, इन्हें सेकंड रैंक मिली है एंडरसन पीटर्स को, और फर्स्ट रैंक में 1455 पॉइंट के साथ वर्ल्ड के, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि ना सिर्फ एशिया के बल्कि वर्ल्ड के नंबर 1 जेवलिन थ्रोवर कौन बन गए हैं, उनका नाम है नीरज चोपड़ा। रिसेंटली आपको पता होगा इन्होंने डायमंड लीग का खिताब भी जीता है, डायमंड लीग का खिताब भी जीता है। मैंने ऑलरेडी ये वाली बात कवर की है, कहाँ आयोजित किया गया था, दोहा में आयोजित किया गया था, ऑलरेडी मैंने आपको बताई है ये वाली बात, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड लीग का खिताब भी जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, एकमात्र भारतीय है नीरज चोपड़ा। इसके साथ साथ टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो एज इट इज आपको यही सारी बातें यहाँ स्लाइड में मिल जाएंगी। तो 88.67 मीटर का मैंने आपको बताया था, डायमंड लीग में इन्होंने जेवलिन थ्रो किया था और उसमें भी इन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा किया गया था। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। डायमंड लीग का खिताब भी किसने जीता, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा साहब। नाउ नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया टू होस्ट क्वाड समिट इन 2024। इंडिया होस्ट करने वाला है क्वाड समिट को, क्वाड समिट को होस्ट करने वाला है कब, 2024 को। रिसेंटली आपको ध्यान रखना है 2024 में क्वाड समिट कहां होने वाली है, प्रश्न यही पूछा जाएगा। क्वाड समिट, क्वाड समिट ये पर्टिकुलरली 4 देशों की एक समिट है जिनका इस पर्टिकुलर समिट में बात क्या की जाती है, तो क्लाइमेट चेंज के बारे में पर्टिकुलरली इस समिट में चर्चा की जाती है। और इस समिट के जो प्रमुख देश कौन कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका या यूएसए, ये पर्टिकुलर 4 कंट्रीज इस पर्टिकुलर समिट का हिस्सा है, इस वजह से इसे क्वाड कहा जाता है। ठीक है, तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड समिट में पर्टिकुलरली हमने बात की, इंडिया कब होस्ट करेगा, 2024 में इसकी समिट हमारे भारत में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा इस पर्टिकुलर समिट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इस पर्टिकुलर समिट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इस पर्टिकुलर समिट का प्रमुख उद्देश्य है देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और उनके जलवायु लचीलेपन में मजबूत बनाने में मदद करना है। तो इस पर्टिकुलर समिट का यह प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा अगर बात करें तो जापान G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इस समूह के सभी नेता वर्तमान में वहां मौजूद हैं। तो जापान G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है जापान कंट्री होस्ट कर रही है इसे, तो एज इट इज ध्यान रखना है। अगर बात करें तो भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निजी निमंत्रण पर G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए जापान की भी यात्रा कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान विजिट किए। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि G7 में भारत, G7 कंट्रीज में या G7 शिखर सम्मेलन में भारत उस समिट का हिस्सा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, इस नाम को भी आपको ध्यान रखना है, फुमियो किशिदा रिसेंटली इंडिया भी विजिट किए थे, है ना, पानी पूरी खाते हुए आपने देखा होगा, है ना, किसे, फुमियो किशिदा साहब को, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। ठीक है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री जापान के जो प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निजी निमंत्रण पर, निजी इनविटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा भी कर रहे हैं और वहां पर भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बायलैटरल एक्सरसाइज इसके पहले बताया समुद्र शक्ति 23, वैसे ही एक और नेवल एक्सरसाइज है, वो थी बायलैटरल एक्सरसाइज जो कि इंडोनेशिया में आयोजित की गई। ये है आपकी नेवल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज है 2023 की। कहां आयोजित की जाएगी, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS तरकश और INS सुभद्रा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइज है ये कहां आयोजित की जाएगी, तो ये सऊदी अरेबिया में आयोजित की जा रही है। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका सेकंड एडिशन हो रहा है ये, जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया की जो नेवी शिप्स हैं, नेवी जहाज हैं या समुद्री जहाज है, उनका नाम क्या है, INS तरकश और INS सुभद्रा ने पार्टिसिपेट किया है। किन 2 कंट्रीज के बीच में है, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया और सऊदी अरेबिया। तो ये 2 कंट्रीज के बीच में ये पर्टिकुलर नेवल एक्सरसाइज है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसका नाम क्या है, इसका नाम भी ध्यान रखना, अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी किसके किसके बीच की, यानी किन दो कंट्रीज के बीच की नेवल एक्सरसाइज है, आपको ध्यान रखना है, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा संबंधों को, यानी डिफेंस टाइज को मजबूत करना, रक्षा संबंधों को मजबूत करना इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, नेवल एक्सरसाइज का उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन 2023 नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। 2023 में नेशनल गेम्स 37th नेशनल गेम्स आयोजित किया जाएगा, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा या राजस्थान। आपको इसका जवाब कहां देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो आपसे इन प्रश्नों के जवाब जरूर बनेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न है, हु इज द करंट लॉ मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के करंट लॉ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो जैसा कि मैंने आपको आज ही के लेक्चर में बताया है, आपको इसका जवाब देना है किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, स्मृति ईरानी या ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसका जवाब भी आप कहां देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पर जो आयोजित हमारा प्रश्न है, एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसका जवाब भी आप जरूर दें, वहां पर भी वोट जरूर करेंगे, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि आप पर्टिकुलरली, आप जो व्यूअर्स हैं, आप जो हमें देख रहे हैं, वो पर्टिकुलरली किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस एग्जाम से रिलेटेड या उस एग्जाम में जिस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसके पहले आपको अगर हमें ज्वाइन करना है तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक, कहीं पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ये पूरे सेशन को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।